हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है कॉन्सेप्ट फिल्टर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये चैनल टीचिंग जॉब से रिलेटेड हर एक वीडियो अपलोड करता है। और जैसा कि हमने अपने डीएलएड साथियों से वादा किया है कि हम उनके एग्ज़ाम से पहले, जो कि एग्ज़ाम उनका आ रहा है सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, उन जो कि फरवरी के सेकंड वीक में प्रस्तावित है, और उनके एग्ज़ाम से पहले हम उन्हें हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस कवर करा रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं अपनी वीडियो के ज़रिए। उन्हें एक अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली जो स्टडी है, जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चंस है, वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पुरानी जो वीडियोस डाली हैं, जो कि मैंने कल परसों जो इतनी वीडियो पुरानी डाली है, वो आपने देखी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ले आए हैं आपके लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है स्वर और व्यंजन। इसे आज हम कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि आप भी समझ सकते हैं कि स्वर और व्यंजन कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत से भाष से उत्पन्न हुई है। भाष धातु से अर्थ है भिन्नित होना या प्रकट होना, करना। ठीक ना दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा भाषा क्या होती है, तो पहले आपको भाषा की परिभाषा आनी चाहिए कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक, अब अगर कोई पूछ रहे बेटा भाषा किस शब्द से लिया गया है, तो संस्कृत शब्द के भाष धातु से लिया गया है। अब भाष धातु का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना होता है। ठीक ना। चलिए, अब व्याकरण किसे कहते हैं सबसे पहले। ठीक ना, क्योंकि हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, तो व्याकरण क्या है? जो विद्या भाषा का विश्लेषण करती है वो क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। देखिए, सबसे पहले हिंदी का यही एक मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप हिंदी अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसको क्या कहते हैं, किस लिए कहते हैं। यही क्वालिटी है हमारे वीडियो की, हम आपको एकदम बेसिक सी चीज़ें बताते हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक ना। सबसे पहले आता है वर्ण और विचार। ठीक ना। तो वर्ण विचार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं। अब हिंदी में 44 वर्ण हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। इसको ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों। एग्जाम में 1 नंबर का ऐसे ही पूछ लिया जाता है पॉइंट टू पॉइंट। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण हैं, और उन्हें कितने भागों में बांटा गया? स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया। जो कि स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन कितने हैं? 33। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। अब बात आती है स्वर की। तो स्वर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब कि ये क्या हो गया, एक सेकंड दोस्तों, आप ये आ गया, थोड़ी सी स्लाइड इधर टच हो गई थी। ठीक, तो किसे कहते हैं दोस्तों? जिन्हें जो ध्वनियाँ जिनको हमें बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की ज़रूरत नहीं होती, वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। अब स्वर कितने प्रकार के? तो ऊपर हमने पढ़ा था ना, 11 होते हैं। कौन कौन से? आ ई उ ऊ ए ओ री। ये जो 11 हैं आप लिख लीजिए, कहीं भी रट लीजिए, जैसा चाहे आपको याद होना चाहिए कि 11 स्वर कौन कौन से हैं। ठीक ना। अब इन्हें स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर को दोस्तों बांटा गया है 2 भागों में, हस स्वर और दीर्घ स्वर। अब बात आती है हस स्वर। हस स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ठीक ना, 7 4 अगर आप देखेंगे तो 11 होता है, और इन्हीं में क्या होता है आपका? 2 भागों में बांटा गया है स्वर को, हस और दीर्घ, जो कि है हस स्वर। अब हस स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक ना, हम फटाक से बोल देते हैं। कौन सा? आ ई उ। आप खुद बोलिए, आ ई उ री, तुरंत बोल दे रहे हैं ना। अब दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है, आ ई उ ए इसमें देखिए आप लोग को समय लग रहा है, खींचना पड़ रहा है, ताकत लग रही है। ठीक ना, तो ये क्या होता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। अब बात आती है व्यंजन की। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, जिन्हें 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से वर्ग हैं? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजनों में बांटा जा सकता है। अब ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? जो कि स्पर्श व्यंजन अगर देखा जाए तो 25 हैं। कौन कौन से? का, चा, टा, था, पा, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक ना, ये हैं कुल मिला के 33 व्यंजन इसमें आते हैं। अब इनको भी क्या बांटा गया? जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 होते हैं, जिन्हें का से लेके पा तक बांटा गया, ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक, आपके अंत्यस्थ ये आ गया, ऊष्म ये आ गया। अब अगर आपसे पूछे का वर्ग में कौन कौन से आते हैं,
तो आप क्या बोले, का खा गा घा अंगा। ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि चा वर्ग के व्यंजन बताइए तो चा छा जा जा इया, टा था टा टा, ये पूरे हैं आपके क्या हैं, का से लेके पा तक आपके 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक ना। पूछ लेता डायरेक्ट एग्जाम में कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए, तो आपको सीधे सीधे लिख देना है कि 25 है। ठीक ना। अब पूछ लेता अगर चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, किसी भी वर्ग का पूछ ले तो ये देखिए आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर नोट्स नहीं बनाने का मन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब बात आती अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, वो भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक। और ऊष्म भी 4 होते हैं। कौन कौन से अंतस्थ हैं, या रा ला वा और शा सा सा हा आपके ऊष्म हैं। ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये समझ लीजिए आपका, अगर आप आज इसको समझ लेते हैं तो आपका UP टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, DSSB जितने भी टीचिंग एग्जाम में आते हैं जहाँ हिंदी आती है, आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म आना है। इससे बाहर आपका नहीं जाना है, गारंटी लिख के मैं देता हूँ। और इससे सरल, इससे आसान भाषा में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पे, इसकी गारंटी भी मैं ही देता हूँ। अब आती है बात संयुक्ताक्षर, ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं 3, छ त्र ज्ञ। अब छा किससे मिलके बना है, का और शा से, त्र ता और रा से, ज्ञ जा और इया से। ठीक ना। ये 3 होते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन तथा कुल 44 वर्ड हैं तथा 3 संयुक्ताक्षर हैं। ठीक दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है वर्डों का उच्चारण स्थान। आखिर वर्ड बोले कहाँ से जाते हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक ना। तो चलिए देखिए, जो कि आपका 5 वर्ग थे ना, का वर्ग, चा का वर्ग, ये देखिए सॉरी क्या हो गया ये देखिए ये 4 है ना, का चा टा ता पा, ये 5 वर्ग है ना। अब इन 5 वर्गों में जितने भी वर्ड आते हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आप पहले देखिए आ ये का वर्ग के हैं, तो ये कहाँ से आते हैं, कंठ और तालु विसर्ग होते हैं। ठीक ना। और ई चा, ई और ई और चा वर्ग, चा वर्ग और शिया और शा, इतना याद रखिएगा। इन तीनों इन सब की उत्पत्ति तालु वर्ग, तालु से होती थी ना, तालु से। तालु किसे कहते हैं, आपके जीभ के एकदम नीचे जो उतर, अब ये तो वीडियो में दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके जीभ के नीचे से जो ध्वनि निकलती है उसको क्या कहते हैं, हम लोग तालु कहते हैं। ठीक। री, टा वर्ग और रा और शा, आपका जो टा वर्ग, अभी हमने ऊपर वर्ग पढ़ा ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो उसमें टा वर्ग के जितने शब्द हैं उसमें से री शब्द और रा और सा शब्द, ये क्या होता है, मूर्धा से निकलते हैं। मूर्धा, जिसकी कभी कभी आप देखते हैं ना, किसी की मोटी बोली होती है तो आप लोग कहते हैं यार कितनी मोटी बोली उसकी है, तो वो क्या अपने मूर्धा से बोलता है। ठीक ना। फिर आपका आता है चौथा, ला और ता वर्ग और ला और सा, ये जितने भी आते हैं ता वर्ग और ला और सा दंत से निकलते हैं, मतलब दांतों से। आप बिना दांतों की सहायता से ये वर्ड नहीं बोल पाते हैं। आप लोग देखे होंगे ना, जो सा नहीं बोल पाते, सा, हवा निकल जाती है उनके सा में बोलने से, जिनके दांत के बीच में छेद होते हैं या फिर गैप होता है, या बूढ़े लोग जो होते हैं वो सा नहीं बोल पाएंगे, वो सा को सा मतलब उनकी हवा निकलेगी दांतों से, वो दांत सा नहीं बोल सकते हैं। ठीक ना। ऊ अप्पा वर्ग, ये कहाँ से बोले जाते हैं, होठ से बोले जाते हैं। ऊ, आप बिना होठों को हिलाए आप ऊ अप्पा वर्ग में जितने भी आते हैं उनको बोल के खुद आप इसको महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में एक भी नंबर गलत नहीं होगा अगर आप इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ठीक ना। ये इतना चीज़ आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ से निकलता है, कहाँ से बोला जाता है। अब आती है नासिका की बात, क्योंकि कुछ वर्ड हैं जो नाक के सहारे से ही बोली जाती हैं, बिना उसके सहारे से नहीं होती है, जो कि है आ, जा, इया, ड़ा, ना, मा। ये सब कौन से वर्ड हैं, जो 5 6 हैं, नासिक के वर्ड हैं जो नाक से बोले जाते हैं। और ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ तालु। कंठ तालु वाले गला और जीभ के जो नीचे होती है, नीचे वाली जगह, उसको मिला के बोलते हैं। ठीक ना। बिना उसके एक भी अगर नहीं होती है तो ये ध्वनि नहीं निकल सकती है। ठीक। ओ ये कंठोष्ठ है, कंठ और ऊष्ठ ये 2 चीज़ों से मिलके बनती है। वाह जो है वो दंतोष्ठ है, दांत और ओठ के मिलाने से वाह है ना, दांत और ओठ दोनों मिलेगा वाह। आप ट्राई करिए खुद। हा स्वर यंत्र है, अलजीवा से निकलती है। ठीक ना। तो जितने भी इम्पोर्टेंट है आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है हिंदी से एक क्वेश्चन यहाँ से। ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, सरल लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मोटिवेशन मिलता है, ऐसे भी हम आपको पर डे आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेते जा रहे हैं आपका सिलेबस कवर कराने के चक्कर में, ठीक ना। अब देखिए क्या कह रहा है, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा, ठीक ना। कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, तो उच्चारण स्थान कंठ नासिका से होता है। जैसे अंग, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात, अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भाग हैं, तो 8 भाग हैं, ठीक ना। कौन कौन से हैं? स्पर्शी। अब स्पर्शी किस स्पर्शी किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों, ठीक ना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाक यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन करते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, टा, ठा, दा, धा, 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 ना, ता, था, पा, फा, बा, भा। ये सब कहाँ से निकल रही है? आपके फेफड़ों से जो हवा निकल रही है उनके जरिए से निकल रही है, ठीक ना। संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, वायु उनसे घर्षण करते हुए निकलती है, इसको संघर्षी। जितने भी सा होते हैं, खा होते हैं, छा होते हैं, ये सब क्या? संघर्षी, मतलब होठ जीभ के बीच में से एकदम जाती है। अगर आप ज़्यादा खोल दोगे तो वर्ड निकलेंगे ही नहीं, वो कुछ और बन जाएंगे, ठीक। उनको लिए आपको होठ को, दांत को जोड़ना पड़ेगा। जैसे सा, है ना। अब सॉरी, अगर आप मुँह दांत को खोल के बोलिए सा, नहीं बोल पाएंगे, कभी नहीं बोल पाएंगे आप। तो इतने जितने वर्ड हैं वो कौन से हैं? संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, मतलब कि अगर आप जो आप बोलने में ज़्यादा समय छा, ठीक ना, सा आपने जल्दी बोला सा, फिर आपने लिया छा, तो छा की जो सेकंडों की ध्वनि है, जो सेकंड है, मिली सेकंड इसको कह सकते, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कौन सा? छा, छा, जा, छा, 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 जा, झा है ना। इसमें आपको समय लग रहा है, इसको आपको ताकत लग रही है, क्या? स्पर्श व्यंजन है। नासिका आपको बता ही दिए कि जब नाक से हवा निकलती है, ठीक ना। पार्श्विक, जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकलती हुई पार्श्विक होती है। कौन कौन से? ला, ठीक ना। प्राकंपित, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे प्राकंपित कहलाते हैं। दोस्तों थोड़ी सी बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। आप सिर्फ स्क्रीन पे दिखाई दिए हुए चीज़ों को पढ़िए और जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको सुनिए, क्योंकि थोड़ा मैं रूम लेकर रहता हूँ तो आसपास जो बच्चे हैं वो चिल्ला रहे हैं और इतना माहौल नहीं बन पाता है आप लोग के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। प्राकंपित किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे प्राकंपित के। जैसे रा, अब रा बोलेंगे ना, रा, तो आपके दांतों में जो झंझनाहट होती है वो प्राकंपित कहलाती, ठीक। उत्क्षिप्त, जिनके उच्चारण में जीवा की नोक झटके से गिर जाती है तो वह उत्क्षिप्त या फेंका हुआ ध्वनि कहलाती। जैसे ड़ा 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 ड़ा, बहुत अब जल्दी जल्दी ड़ा ड़ा, पता ही नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हैं, तो वो क्या कहता है? उत्क्षिप्त ध्वनियाँ। लास्ट क्या है? संघर्षहीन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाते हैं। जैसे यह वह, आपको दांत को सटाने हैं लेकिन हवा नहीं, हवा पता ही नहीं चलेगी आई कि नहीं आई, तो ऐसे क्या कहते हैं? इन्हें संघर्ष या इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक। या वह कौन से? संघर्षहीन आपकी ध्वनियाँ हैं, ठीक। अब क्या है? स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, घोष और अघोष। इसको भी याद कर लीजिएगा। स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। कौन सा? घोष और सघोष। तो जिसे घोष किसे कहते हैं? घोष का अर्थ है गूंज, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज होती है उन्हें क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन को, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? जो वर्ग हमने 5 ऊपर पढ़े थे ना, उसमें जो तीसरा, चौथा, 5वां, कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और 5वां, मतलब दूसरा और चौथा, तो छोड़ दो। तीसरा, चौथा, 5वां आपका क्या है? घोष शब्द हैं, ठीक। और इसके अलावा या, रा, ला, वा, हा भी घोष में आते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुल मिला के कितने हो गए?
30 हो गए। आप कुल मिला दीजिए तो 30 घोष शब्द हो जाते हैं। ठीक। दूसरा आ जाता है अघोष शब्द। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु से कंपन नहीं होती उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे। ठीक। दूसरा और चौथा जो बच गया था ऊपर उसे अघोष में आ जाता है। ठीक ना। और इसमें अघोष में कौन कौन सा थे? जितने व्यंजन आपके हैं और जितने सा हैं आदि सभी अघोष हैं। इनकी संख्या 13 होती है। ठीक। उसकी कितनी होती? 30 होती। इसकी कितनी? 13 होती। 13 और 30 33 43 होती। ठीक ना। श्वास वायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। अब ये भी आता है एक बार, अल्पप्राण महाप्राण। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में अक्सर 1 नंबर का आता है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण फिर वही है। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? आपका अल्पप्राण कहलाता है। और यार अलावा और सभी स्वर अल्पप्राण है। ठीक। और महाप्राण दूसरा चौथा बच्चा ना, उसे महाप्राण कह लेंगे। और जिसमें से श स हा भी आपका किस में आएगा? महाप्राण में आएगा। अब बात आती अनुनासिक की। अनुनासिक का मतलब जिसमें नाक की सहायता से हम बोलते हैं। बस बात खत्म है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की हिंदी की क्लास, जो कि हमने शब्दों, वर्णों और उच्चारण, स्थान इन सब के बारे में पढ़ लिया, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया है। अब अगली वीडियो हम इससे थोड़े से एग्जाम्पल लेकर आएंगे जो कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लग गई होगी तो बेटा लोगों आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो अपने सर के लिए। ठीक। क्योंकि आप उनका मनोबल तो बढ़ा ही सकते हो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, देखिए बच्चे चिल्ला रहे हैं फिर भी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में और उम्मीद करते हैं, और हमारी उम्मीद तो यही करेंगे कि आप लाइक करो। लेकिन आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि आपके एग्ज़ाम से पहले हम आपके हर एक सब्जेक्ट का हर एक छोटा से छोटा टॉपिक, हर एक सेक्शन कंप्लीट करा दें। ठीक। तो उसी उम्मीद में हम नेक्स्ट फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।